Hello everyone, this is Shruti and today I am going to explain you preface to Shakespeare जिसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा था. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज़ अ ग्रेट प्ले राइट, पोएट, लिटरेरी क्रिटिक और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क था दैट इज़ अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसमें ये क्या करते हैं प्रीफेस में, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. So it is, we can say, it was quite early in his literary career that Johnson began to take interest in Shakespeare. ठीक है, इनको बहुत शुरुआत से शेक्सपियर के काम में इंटरेस्ट आने लग गया था. सो इन 1745 हम लोग स्टार्ट करते हैं. 1745 में इन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया, ही पब्लिश्ड ऑब्जर्वेशंस ऑन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ. इसके ऊपर इन्होंने 1745 में इन्होंने ये वाला चीज़ पब्लिश किया था. ठीक है, इट वॉज वार्मली प्रेज्ड, इसकी काफ़ी तारीफ़ भी की गई थी. देन आफ्टर दिस इसके बाद में उन्होंने 1756 में हिज प्रपोजल्स फॉर एन एडिशन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1756 ए मैग्निफिशिएंट इन देयर रेंज एंड डिसर्नमेंट. बहुत ही शानदार इन्होंने अपना काम शेक्सपियर से रिलेटेड प्रपोजल्स इन्होंने पब्लिश किया था 1756 में. ओके, ही एक्सप्लेन्स द एंटायर ड्यूटी ऑफ एन एडिटर एंड क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर. बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने शेक्सपियर के लिए एक क्रिटिक की ड्यूटी निभाई थी और इन्होंने शेक्सपियर की जो सभी वर्क्स थे उनको बहुत अच्छे से पेश किया था. देन उसके बाद इनका जो इंटेंशन था, ही ओरिजिनली इंटेंडेड टू ब्रिंग आउट द एडिशन इन 1757. मतलब इनका जो एम था तो कि इस काम को वो 1757 तक पब्लिश कर देंगे विद इन अ 1 year. But indolence, interruptions and other difficulties came in way and the work could not be published. तो वर्क उस समय पब्लिश नहीं हो पाया and it could be published only in 1765. ठीक है, तो 1765 में जाकर इनका वर्क पब्लिश हुआ. इट मीन्स क्या हुआ, ही हैड वर्कड ओवर द एडिशन फॉर फुल 9 years. पूरे 9 साल तक इनको इस पर काम करना पड़ा. उसके बाद ये वर्क पब्लिश हुआ एंड इट्स प्रीफेस हैज़ बीन वार्मली प्रेज्ड बाय ऑल. और फिर इसकी प्रीफेस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी. देन द प्रीफेस इज़ ए क्लासिक ऑफ क्रिटिसिज्म. ये जो प्रीफेस है ना, ये बहुत शानदार इन्होंने पेश किया है. क्रिटिसिज्म के रूप में बहुत क्लासिक वर्क है इनका. क्यों है? क्योंकि इट डिस्प्लेस ऑल जॉनसन्स गिफ्ट्स एट देयर बेस्ट. मतलब जॉनसन ने जो अपनी जितने भी उनमें पावर थी वो इसमें सब लगा दी. जैसे कि उनकी द ल्यूसिडिटी, द विराइल एनर्जी, द इंडिविजुअलिटी ऑफ हिज स्टाइल, हिज यूनिक पावर्स. मतलब ये सब इसमें नज़र आता है कि डॉक्टर जॉनसन ने जो शेक्सपियर के लिए यूज़ किया है कि वो जो डॉक्टर जॉनसन थे वो खुद कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे. ओके, एंड वाइल डीलिंग विद शेक्सपियर ही राइजेज अबव ऑल नैरो माइंडेडनेस. मतलब जब वो शेक्सपियर को डील कर रहे थे तो सभी नैरो माइंडेडनेस को उन्होंने छोड़ दिया था. एंड इज़ फेयर एंड इम्पार्शियल इन हिज जजमेंट. और पूरे जजमेंट में वो पूरी तरह से फेयर रहे, इम्पार्शियल रहे. मतलब उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया इसमें. ओके, मतलब कि उन्होंने जहाँ पर उनको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए थी उन्होंने उनको प्रेज़ भी किया है, जहाँ क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था वहाँ क्रिटिसाइज़ भी किया है. एंड अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ही राइट्स अबाउट शेक्सपियर दैट शेक्सपियर्स वर्क इज़ फ्री फ्रॉम क्लासिकल ट्रेडिशन. इट मीन्स ही डिसमिसेस द यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस. इसका मीन्स ये है कि जो इन हिज क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन ब्रेक्स एंटायरली फ्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ क्लासिकल डॉगमा एंड ट्रेडिशन. मतलब जब वो शेक्सपियर के प्रीफेस को लिख रहे थे डॉक्टर जॉनसन, तो उन्होंने जो क्लासिकल एक टर्म होता है फॉलो करने का, किसी को क्रिटिसाइज़ करने का, उसको बिल्कुल उससे फ्री होके किया है. मतलब कि जैसे क्लासिकल राइटर्स लिखते थे उसके बेस पर शेक्सपियर को उन्होंने टेस्ट नहीं किया है. ठीक है, इन्होंने बहुत जगह शेक्सपियर को डिफेंड भी किया है. सो इन द एज ऑफ क्लासिसिज्म व्हेन एवरीथिंग वाज जज्ड बाय सर्टेन सेट रूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट्स, he dismisses the claims of the classical unities of time and place as being necessary to create dramatic illusion. मतलब कि जो अदर जो क्रिटिक्स थे वो क्या करते थे, एक रूल सेट कर लेते थे, उसके हिसाब से किसी राइटर को टेस्ट किया जाता था कि ये राइटर अच्छा है या बुरा है. एंशियंट राइटर्स के हिसाब से उसको टेस्ट किया जाता था. लेकिन डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को जो यहाँ पर टेस्ट किया है वो इन सब से फ्री होके टेस्ट किया है. ठीक है, इन्होंने शेक्सपियर को काफ़ी डिफेंड किया है. अब जैसे शेक्सपियर ने टाइम और प्लेस की यूनिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन उस चीज़ को भी डॉक्टर जॉनसन ने डिफेंड किया है शेक्सपियर से रिलेटेड.
जो इसमें देखते हैं हम कैसे उन्होंने क्या बोला है इसके लिए. He finds the unities of time and place as the sheer impostures. इनके हिसाब से जो यूनिटी होती है टाइम और जो प्लेस की, जो अदर राइटर्स, जो एंशियंट राइटर्स देते हैं, वो क्या है, केवल इम्पोस्चर्स है. ठीक है, बस एक दिखावा मात्र है, उसका कोई ज़रूरत नहीं होती. फॉर राइटर्स the truth is that the spectators are always in their senses and know from the first act to the last that the stage is only a stage and the players only players. टाइम और प्लेस की यूनिटी इसलिए ज़रूरी नहीं है, वो कहते हैं शेक्सपियर भी नहीं देता था टाइम एंड प्लेस की यूनिटी, तो कहते हैं उसकी क्या ज़रूरत है. एंशियंट राइटर्स देते थे, लेकिन जो नहीं देता उसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो आज सामने बैठा है प्ले देखने के लिए, जो ऑडियंस है, उसको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो रियल लाइफ नहीं है. ठीक है, वो इमेजिन कर सकता है उन चीज़ों को. देन आगे वो कहते हैं मिक्सिंग ऑफ द ट्रेजिक एंड द कॉमिक प्लेज अ कंसिस्टेंट वेराइटी. जो शेक्सपियर इसमें जो मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, जॉनसन न्यू दैट दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स बट ही अपील्स फ्रॉम बुक्स टू नेचर एंड फाइंड्स दैट प्लेज अ कंसिस्टेंट वेराइटी. जॉनसन को पता है कि ये रूल्स के खिलाफ है. जो शेक्सपियर की जो क्वालिटी है कि वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जॉनसन को पता है वो खिलाफ है एंशियंट राइटर्स के, फिर भी वो उनको डिफेंड करता है और बोलता है कि प्लेज अ कंसिस्टेंट वैरायटी, कि जब जिस चीज़ में जितनी वैरायटी होती है ना, ऑडियंस को उस चीज़ में उतना ज़्यादा आनंद आता है. एंड द ट्रेजेडी बिकम्स ऑल द मोर कीन बाय टच ऑफ द कॉमिक. और ये शेक्सपियर का स्टाइल था कि वो ट्रेजेडी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते थे, उसमें हल्का सा कॉमिक टच देकर. एंड शेक्सपियर वॉज इमिटेटिंग लाइफ एंड नेचर व्हेन मिक्सड विद ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. तो यहाँ पर क्या होता था कि शेक्सपियर लाइफ, रियल लाइफ को शो करते हैं, रियल लाइफ को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जहाँ ट्रेजेडी होती है वहाँ कॉमेडी भी होती है, जहाँ कॉमेडी होती है वहाँ ट्रेजेडी. मतलब सुख और दुख साथ साथ में आते हैं जीवन में, इंसान के जीवन में. तो उसी रियल लाइफ को यहाँ प्रेजेंट करते हैं वो, है ना. द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आइदर ट्रेजेडीज और कॉमेडीज. वैसे ही इनके प्ले ना तो केवल ट्रेजेडी की बात करते हैं जैसे एंशियंट राइटर्स के करते थे, ना ही केवल कॉमेडी की बात करते हैं. ये क्या करते हैं, शेक्सपियर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं. वो ट्रेजेडी में भी जो कॉमिक रिलीफ का सीन आता है बीच में, उसके हिसाब से कॉमिक बीच में डाल देते हैं. कॉमेडी में भी कई बार ट्रेजिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं. तो ये दोनों को मिक्स कर देते हैं. इसलिए हिज प्लेस डिपिक्ट रियल ह्यूमन नेचर विच partakes of good and evil, joy and sorrow mingled in various degrees and endless combinations. इसलिए जो इनके प्लेज है वो रियल ह्यूमन नेचर को शो करते हैं, जिसमें अच्छाई बुराई दोनों मिले हुए हैं, खुशी है, दुख है, और भी कई चीज़ों का कॉम्बिनेशंस इन्होंने ये पेश करते हैं. इस प्ले शोज द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच द लॉस ऑफ वन मैन इज़ द गेन ऑफ अनदर. इसमें एक इंसान का नुकसान है तो दूसरे को फ़ायदा है, और ये रियल लाइफ में भी होता है ना. तो इनके जो ड्रामाज है ना वो रियलिटी को शो करते हैं. देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर्स पॉपुलरिटी. हिज ड्रामा इज़ द मिरर ऑफ लाइफ. ओके, शेक्सपियर की पॉपुलरिटी क्यों है इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसके जो ड्रामा है वो मिरर ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करते हैं. मतलब कि जो पर्टिकुलर मैनर्स होते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर होता है, वो इसमें दिखाया जाता है. वी कैन से दैट शेक्सपियर इज़ मोर देन एनी अदर मॉडर्न राइटर द पॉइंट ऑफ नेचर. वो एक तरह से पॉइंट ऑफ नेचर है. ही होल्ड्स अप टू हिज रीडर्स अ फेथफुल मिरर ऑफ मैनर्स एंड ऑफ लाइफ. मतलब वो रियल लाइफ को शो करते हैं अपने प्लेज में, बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं करते, वो जो रियल लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं उन्हीं को अपने प्लेज में शो करते हैं. देन हिज कैरेक्टर्स आर नॉट टू बी आइडेंटिफाइड बाय एनी लोकल कस्टम्स अननोन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बाय पिक्यूलियरिटीज अंडरस्टूड बाय स्मॉल नंबर्स ऑफ रीडर्स. तो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते जो केवल कुछ ही लोग उनको जानते हो, या फिर उनकी जो विशेषताएं होती है वो बहुत हाईफाई लोगों के ही समझ में आए, ऐसा नहीं है. लोकल तरह से प्रेजेंट करते हैं और लोकल ऑडियंस को समझ आ जाए इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं ना. हिज कैरेक्टर्स आर द ऑथेंटिक प्रेडिक्ट ऑफ ह्यूमन कॉमन ह्यूमैनिटी. जो सच्चाई एकदम रियल ह्यूमैनिटी को वो प्रेजेंट करते हैं. दैट आर सच एज द वर्ल्ड विल ऑलवेज प्रोड्यूस. तो हम कह सकते हैं शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स हैव ए यूनिवर्सल अपील. इसके कैरेक्टर्स में यूनिवर्सल अपील नज़र आती है, सभी जगह वो चीज़ सेट हो जाती है. उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सभी जगह सही तरह से सेट होने वाले होते हैं. देन वैरायटी एंड थीम एंड कैरेक्टर. अब ये हम सभी को पता है क्योंकि शेक्सपियर ट्रेजेडी कॉमेडी को भी मिंगल कर देता है, तो उसके जो थीम है, कैरेक्टर्स है, उसमें वैरायटी पाई जाती है. जैसे कि
वी कैन फाइंड दैट मैकबेथ इज मूव्ड बाय एम्बिशन, मैकबेथ जो था उसमें एम्बिशन था। ब्रूटस बाय पैट्रियटिज्म, ब्रूटस में पैट्रियटिज्म की भावना आ जाती। ऑथेलो बाय जेलेसी, ऑथेलो जेलेसी से मूव हो गया। एंड किंग लियर बाय अफेक्शन, सभी पैशंस से अलग अलग वैरायटी ऑफ पैशन से भरे हुए थे। इसके अलावा इन दिस वे हिज पर्सोनेजेस एंड थीम्स आर एज वेराइड एज इट्स लाइफ इटसेल्फ, इसलिए उसके जो कैरेक्टर्स है ना वो इतने ही अलग अलग वैरायटी से भरे हुए हैं जैसे कि वास्तव में लाइफ भरी होती है वैरायटी से वैसे। सो देर ठीक है, तो वी कैन से हैविंग दस ट्राइड शेक्सपियर बाय द टेस्ट ऑफ ट्रुथ एंड यूनिवर्सलिटी, जॉनसन प्रोनाउंसेस हिम टू बी अ ट्रांसेंडेंट एंड अनबाउंडेड जीनियस। तो उसकी ये सब सच्चाई को देखकर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है प्लेज में दिखाई जाती है रियल लाइफ से रिलेटेड, इन सब को देखते हुए जॉनसन उसको ट्रांसेंडेंट एंड अनबाउंडेड जीनियस बोलता है। देन आगे देखते हैं शेक्सपियर के कुछ फॉल्ट्स के बारे में भी ये यहाँ पर जॉनसन डिस्कस करेंगे कि वो कुछ फॉल्ट्स भी करता है, जैसे कि नो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नो इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि वो अपने प्लेज में इंस्ट्रक्ट नहीं करता। मीन्स हिज फर्स्ट डिफेक्ट इज दैट ही सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस, मतलब कि कन्वीनियंस के लिए वो, मतलब कि रीडर्स के ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, ठीक है, इस चीज़ के लिए वो जो बेसिक क्वालिटी है ना नॉवल की, अपने ड्रामा की, उसको भी चेंज कर देता है, वर्च्यू को कुर्बान कर देता है रीडर्स के कन्वीनियंस के लिए। और ही इज़ मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट, है ना। इंस्ट्रक्ट करने से ज़्यादा, निर्देश देने से ज़्यादा वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है, प्लीज़ करने पर, खुश करने पर। ऑडियंस खुश होनी चाहिए, उनको खुशी फील होनी चाहिए वो देखकर। देन नो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ क्रिटिक्स ये मानते हैं या जॉनसन भी ये कहते हैं कि ही मेक्स नो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड एविल। एक इंसान में सभी तरह की क्वालिटीज़ डाल देता है तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता उसके प्लेस में कैरेक्टर्स का। He is not always careful to make his virtuous characters express their frank disapproval of wickedness. तो वो इतना ज़्यादा गुणी कैरेक्टर नहीं बना पाता जो विकेडनेस से पूरी तरह से दूर हो। तो इस तरह से ये इसकी फॉल्ट्स को भी यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। देन इसके अलावा माना जाता है लूजली फॉर्म्ड प्लेस, इसके जो प्लेस है वो लूजली फॉर्म होते हैं ना, बहुत अच्छे से वो मतलब केयरलेसली उनको फॉर्म किया हुआ रहता है। देन लेटर पार्ट इज़ इग्नोर्ड, इसका ये है मतलब कि आफ्टर द मिड पार्ट, जैसे कि हर प्ले में एक सीक्वेंस होता है, बिगनिंग होता है, देन मिडिल होता है, देन एंड होता है। तो इसका जो लेटर का पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट, उसको ये काफ़ी इग्नोर करता है, उस पर इतना फोकस नहीं रहता है, उसमें स्टोरी क्लाइमेक्स जो होता है वो इसका शानदार वाला नहीं होता है। देन नो डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये हम पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि उसका जो प्रॉब्लम रहता है वो टाइम और प्लेस को कोई किसी तरह से विशिष्टता प्रदान नहीं कर पाता। मतलब वो किस पर फोकस करता है, ही फोकस इज मोर ऑन यूनिटी ऑफ एक्शन, वो एक्शन पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है, टाइम और प्लेस पर नहीं देता है। देन ग्रॉस कॉमेडी, उसकी जो कॉमेडी है, इन हिज कॉमिक सीन्स ही इज सेल्डम वेरी सक्सेसफुल, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता अपने कॉमिक सीन्स में। मीन्स हिज जेस्ट्स आर ग्रॉस एंड हिज लेडीज एंड जेंटलमैन हैव लिटिल डेलिकेसी, तो बहुत ही डेलिकेसी लेस होते हैं। वी कैन से कि स्मूथनेस नहीं होती इसकी कॉमेडी में। और जो ट्रेजेडी है, मोर लेबर इन ट्रेजेडी, मीन्स इन ट्रेजेडी हिज परफॉर्मेंसेज सीम कॉन्स्टेंटली टू बी वर्स एज हिज लेबर इज़ मोर, ऐसा लगता है कि बहुत लेबर करनी पड़ रही है उसको ट्रेजेडी लिखने के लिए, क्योंकि उसका जो बेसिक नेचर माना जाता है वो एज ए कॉमिक राइटर ही माना जाता है। देन द यूज़ ऑफ कॉलिक्वियल इंग्लिश, वो कॉलिक्वियल लैंग्वेज का यूज़ करता है, कॉलिक्वियल लोकल लैंग्वेज का, so that anybody can understand this. Then rapid flow of ideas means which often hurries him to second thought before the first has been fully explained, है ना। तो जॉनसन के हिसाब से वो एक थॉट ख़त्म नहीं होती उससे पहले ही दूसरी थॉट शुरू हो जाती है, इस तरह से प्ले में वो इंसिडेंट्स डालता है। देन आगे जॉनसन्स डिफेंस, जॉनसन उसका डिफेंस भी करता है, शेक्सपियर का फुल डिफेंस करता है वैसे, कि ये नेचुरल जीनियस है, शेक्सपियर की जो भी क्वालिटी है उसकी नेचुरल जीनियस है, वो काफ़ी नेचुरल इंसान है, उसमें ये बेसिक क्वालिटीज़ है। एंड नॉलेज ऑफ द इन एनिमेट वर्ल्ड, अच्छा इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर का जो इन एनिमेट वर्ल्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मीन्स व्हाट ही वांट्स टू से कि जो इन एनिमेट वर्ल्ड है इट इज़ वाइड, मीन्स शेक्सपियर्स नॉलेज ऑफ द इन एनिमेट वर्ल्ड वाज एज वाइड एंड एग्जैक्ट एज दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो उतना ही एग्जैक्ट उसको इन एनिमेट थिंग्स का नॉलेज है जितना ह्यूमन बींग्स के लिए है।
इसके अलावा हिज ओन क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नथिंग इन हिज वर्क इज़ सेकेंड हैंड। शेक्सपियर के वर्क में कोई भी काम सेकेंड हैंड नहीं है। नथिंग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ अदर राइटर्स, दूसरे राइटर्स से उसने कोई चीज़ कॉपी नहीं की है। स्पेशली बिकॉज नो अदर राइटर्स ऑफ हिज कैलिबर हैड एग्जिस्टेड बिफोर हिम, क्योंकि उसके जितनी पावर वाले कोई अदर राइटर्स उसके सामने थे ही नहीं, तो वो कॉपी किसको करता है ना। तो इसलिए शेक्सपियर बहुत ही जीनियस है, अपने आप में कंप्लीट ऑथर है, कंप्लीट राइटर है। हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इतने ज़्यादा स्कॉलर नहीं थे, स्कॉलरली लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पाए, बट ही हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट जीनियस। देन हाउ टू रीड शेक्सपियर, हम कैसे पढ़े शेक्सपियर, तो जॉनसन उसके बारे में बताते हैं कि नोट्स आर नेसेसरी ईवल्स। शेक्सपियर को पढ़ने के लिए ना पहले नोट्स की ज़रूरत नहीं है। नोट्स क्या है, बुराइयां हैं। कैसे कि हु रियली वांट्स टू एंजॉय शेक्सपियर शुड फर्स्ट रीड हिज प्लेस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनोटेटर्स और नोट्स, मतलब कि बिना किसी एक्सप्लेनेटरी नोट्स के एक बार उसकी प्लेस को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ दो, ठीक है। पढ़ के फिर हम क्या होंगे, उसकी जो नई चीज़ें ना उसको एंजॉय कर पाएंगे उसको। ओनली वैन ही हैज़ डन सो एंड एंजॉयड द प्लेजर्स ऑफ नॉवेलिटी शुड ही टर्न टू द कॉमेंटेटर्स एंड ट्राई टू गेट एग्जैक्ट मीनिंग। उसके बाद हमें नोट्स को पढ़ना चाहिए और फिर एग्जैक्ट मीनिंग का पता करना चाहिए। मतलब इस तरह से आप शेक्सपियर को पढ़ोगे तो यू विल गेट मोर एन्जॉयमेंट, जो आपको और ज़्यादा इससे एन्जॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद कंक्लूजन में ये है कि इनकरेजमेंट इन शेक्सपियर्स वर्क, जॉनसन ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि ही रिसीव्ड मच इंकरेजमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज वर्क, ठीक है। एंड ही होप्स दैट हिज वर्क विल बी फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी इन प्रपोर्शन टू दैट इंकरेजमेंट, कि जब उन्होंने शेक्सपियर की वर्क्स पर काम करा और ये सब किया तो काफ़ी वो इंकरेज रहे इस चीज़ से, और वो ये होप भी करते हैं कि उनके इस वर्क से सब सेटिस्फाइड भी रहे। देन अगेन वो कहते हैं कि शेक्सपियर इज़ अ यूनिवर्सल जीनियस है। फिर वो कहते हैं ब्रिलियंट पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, ये जो वर्क है जॉनसन का, हम कंक्लूड करें इस बात को, तो इट इज़ सर्टेनली रिगार्डेड एज हिज मोस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, हम मान सकते हैं। ही एग्जिबिट्स द एक्सीलेंस ऑफ शेक्सपियर इन इट्स फुलनेस एंड ग्रांजर, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने शेक्सपियर के ग्रांजर को, फुलनेस को यहाँ प्रस्तुत किया है। ही हैज़ नॉट शोन एनी हेजिटेशन इन फाइंडिंग शेक्सपियर्स फॉल्ट्स, शेक्सपियर की गलतियाँ निकालने में भी उन्होंने कोई तरह का हेजिटेशन नहीं दिखाया है। So Johnson vindicated the liberty of English stage regarding mingling of tragic comedy. तो इस तरह से वो शेक्सपियर का एकदम सही असेसमेंट कर पाते हैं, सही उनको नाप तोल कर पाते हैं कि शेक्सपियर, टू हिम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर रैंक्ड विथ होमर, और इनके हिसाब से ये होमर के बराबर के शेक्सपियर एकदम इतने एस्टिमेटेड पर्सन माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू जॉनसन। तो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।